आपके प्रतिनिधि कौन में हमारी अगली उम्मीदवार एक एडवोकेट हैं। अब हम उनसे रूबरू होंगे। एडवोकेट आरती हमारे साथ में है। आरती, आपको नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते आरती, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कौन सी पार्टी से लड़ने जा रही हैं, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, और पूरा नाम और वार्ड नंबर भी। नमस्ते, मैं एडवोकेट आरती खड़ेगांवकर। मैं वार्ड क्रमांक 1 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी लड़ रही हूँ और हमारी निशानी घड़ी है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 1 साल की बच्ची है। छोटी। तो आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फैमिली में और कोई नहीं है? वैसे तो बहुत बड़ा फैमिली है, लेकिन सब हमारे नेटिव प्लेसेस में है। अच्छा। अभी यहाँ पे सिर्फ मेरे हस्बैंड में और मेरी छोटी बेटी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का बिजनेस है सिविल में। अच्छा। और आप प्रोफेशनली क्या करती हैं? मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ। थाने कोर्ट में क्रिमिनल और फैमिली प्रैक्टिस करती हूँ। वंडरफुल। मतलब क्रिमिनल से जुड़ी जो भी चीजें होंगी, जनता को बहुत फायदा मिलता है अगर आप कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जीत जाती हैं। तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? मैं 2017 में मेरा डिग्री है एडवोकेट का। तो अच्छा। तब से ही थाने कोर्ट में, फिर भिवंडी, कल्याण, वसई, विरार, मुंबई, बांद्रा, हर जगह प्रैक्टिस कर रही हैं। और इस लाइन में, यानी कि पॉलिटिकल लाइन में, आप कब से हैं? मैं 2012 में मेरा फर्स्ट पोस्ट है और तब से ही मेरा सोशल वर्क इसमें चालू है। तो 2012 से 2012 से आप हैं, तो आप इंडिविजुअली कुछ कर रहे हैं किसी पार्टी का? नहीं, 2012 से मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं सोशल वर्क करती थी। तो एक शिवसेना के शाखा प्रमुख है, वो मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने मुझे ये किया कि क्या आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। तभी तो मैं कुछ 19 इयर्स की थी। ओके। हाँ, तो फिर मैंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन की और शिवसेना में एक युवा सेना करके है, तो उसमें मैं काम कर रही थी। वैसे महिलाओं की एज नहीं पूछी जाती, फिर भी क्योंकि फिर मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी उम्र कितनी है? मैं 30 इयर्स की हूँ। तो काफी यंग एज है। और अभी आपने कहा कि आप पहले शिवसेना में थी और एनसीपी में आप कब से ज्वाइन हुई हैं? मैं अभी एक्चुअली मुझे शिवसेना में उम्मीदवारी दी थी। मेरा काम देख के मुझे मेरे बड़े नेताओं ने उम्मीदवारी दी थी, लेकिन कुछ लोकल पॉलिटिक्स के वजह से मेरी उम्मीदवारी मैंने खुद ही ने उनको वापस दी है। और फिर मुझे बोलते हैं ना कि अगर काम देख के दूसरे पार्टीज भी बुलाते हैं, तो वैसे एनसीपी से बुलाया था। तो मुझे खुद को सिद्ध करने के लिए मैंने वो पक्ष में मेरी संधि स्वीकारी और उम्मीदवारी ली। तो एनसीपी में मेरी अभी ही शुरुआत है। अच्छा, तो ये सेना यूबीटी है कि शिंदे जी का? शिवसेना यूबीटी। अच्छा। अब क्योंकि घोषणा पत्र आपका रेडी है? यस। क्या क्या उसमें है? क्विकली 5-6 पॉइंट्स बता दीजिए उसके। मतलब मेरा एजेंडा? जी, आपने जो एजेंडा जनता के लिए तैयार किया है, जो आप काम करने चाहेंगे आगे। मेरा एजेंडा ऐसे है, देखो, हर घोड़बंदर वासियों को पता है हमारे यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है पानी। हर सोसाइटी, आज मैं हर सोसाइटी में जाके सबको मिल रही हूँ, तो एवरी सोसाइटी में मिनिमम 5 लाख से मैक्सिमम 20 लाख का टैंकर का बिल है। यहाँ पे टैंकर माफिया, ये बहुत बड़ा फेमस वर्ड है। राइट। और दूसरा, हर सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ गया है बिकॉज ऑफ टैंकर्स। तो मुझे सबसे पहला मेरा यही एजेंडा है कि मुझे पानी की समस्या सॉल्व करनी है। हमारे थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे आज 35 ईयर्स से शिवसेना राज्य कर रही है, लेकिन आज हमारे थाने में पानी का डैम नहीं है, पानी का कोई व्यवस्थापन नहीं है। तो मुझे मेरा सबसे पहला एजेंडा है, अगर मैं चुन के आती हूँ तो मैंने हर कॉम्प्लेक्स में प्रॉमिस किया है कि पहले महासभा में मैं पानी का ही नाम ये करूंगी। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? स्ट्रैटेजी तो हम लोग मतलब अभी झगड़ा तो पहले करेंगे कि आप लोग डैम का फॉलोअप करो, लेकिन मुझे डैम का वो लोग कितना जल्दी करेंगे वो मुझे पता नहीं। फिर भी जो कैपेसिटी होता है पानी का, वो मैं जरूर बढ़ाने का पूरा 100 नहीं 110% वो तो मैं करूंगी। तो क्योंकि डैम बनाना बेशक आसान नहीं है और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में सालों लग जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पहला जो एजेंडा है, फोकस है, पानी है, और 5 साल ही निकल जाए और पानी का? उसके लिए मैं 5 साल रोज झगड़ा करूंगी ना। नहीं, अगर सोल्यूशन क्या है? सिर्फ सोल्यूशन पता है ना, वॉल्यूम है ना, जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम रहता है पानी का, वो हम लोग बढ़ाएंगे और पानी का जो मैनेजमेंट है वो सही से करेंगे। उसके अलावा क्या एजेंडा है? क्योंकि आज सभी कॉर्पोरेटर का ये दूसरा मेरा एजेंडा है, घोड़बंदर वासिया हर दिन, हर सुबह, हर शाम फेस कर रहे हैं, वो है ट्रैफिक।
खड्डे और रोड एक्सीडेंट्स। सबसे पहले आप मुझे बताइए, वाघबिल से लेके गायमुख तक यहाँ पे कोई पुलिस फोर्स दिखती नहीं है। भले कि हमारा आरटीओ ट्रैफिक का ऑफिस वाघबिल नाके पे है, डीसीपी जोन 5 के डीसीपी ऑफिस आनंद नगर में है, फिर भी यहाँ पे एक भी पुलिस रोड पे दिखेगा नहीं। और मेरा तीसरा महत्वपूर्ण एजेंडा है, वो भी कई पुलिसों से आता है, इसके लिए बोलती हूँ। देखो अभी हमारे घोड़बंदर में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, बिल्डरों के हो या फिर टीएमसी के हो, सरकार के हो। यहाँ पे माइग्रेंट्स आते हैं जो बाहर से आते हैं, वो लोग का पुलिस वेरिफिकेशन क्या कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, इसका आप पुलिस स्टेशन में पूछना कि यहाँ पे उनका माइग्रेंट्स का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, उनका कोई पैन कार्ड आधार कार्ड कुछ लिया नहीं जाता है। वो माइग्रेंट्स 1 महीना आते हैं, फिर गाँव जाते हैं, वापस दूसरे आते हैं, ऐसा है। तो अगर मैं चुन के आती हूँ तो मेरा माइग्रेंट्स को लेके एक बहुत ये स्पेसिफिक ये रहेगा कि मैं हर कॉन्ट्रैक्टर्स को पकड़ के उनका वेरिफिकेशन मुझे बहुत कंपलसरी प्राइमरी बेसिस पे चाहिए। क्योंकि आज मैं हर सोसाइटी में जा रही हूँ तो हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत डिम है, तो वो स्ट्रीट लाइट्स भी मेरा 4th एजेंडा है, उसको ज्यादा ये करना। और वो जो माइग्रेंट्स की वजह से हमारे सोसाइटी की लड़कियां और लेडीज लोग, वो लोग रात के 8 बजे के बाद बाहर नहीं, थाने सिटी में लेडीज अगर 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती है तो ये बहुत शर्मिंदा बात है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके हाथ में ऐसे कुछ लोग आए जो घुसपैठिया हैं, बांग्लादेशी हैं, या जो नॉन रेलेवेंट लोग हैं, तो फिर क्या बीइंग फीमेल, महिला होने के नाते आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा उनके लिए कि जो जस्टिस है वही करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर तो बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं तो कोर्ट में उनके अगेंस्ट लड़ती हूँ और आगे भी लड़ूंगी, क्योंकि हमारे जो यहाँ के नागरिक है वो उनके वजह से सफर कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो ही मैं करूंगी और मेरे ही लोगों का पहला मैं सोचूंगी। वंडरफुल। अब ये बताइए, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, क्रिमिनल इसमें करती हैं, तो जब अगर जनता से जुड़ेंगे तो बहुत से ऐसे आप पब्लिक होगी जिनके केसेस होंगे क्रिमिनल या फैमिली कोर्ट को लेके, मे बी वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मैं अभी जब से प्रैक्टिस कर रही हूँ तभी से सोशल वर्क उससे पहले से कर रही हूँ, तभी से ही हम लोग फ्री में केसेस लड़ते हैं। अच्छा, आप सबके केसेस फ्री लड़ते? सबके नहीं, जिनका बजट नहीं है। बहुत सारी लेडीज है कि मैं फैमिली मैटर्स ज्यादा करती हूँ, तो बहुत लेडीज है कि उनको घर में बहुत वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, तो वो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक मिनिमम जो पेपर वर्क्स वगैरह लगते हैं वो उसके लिए हम लोग सिर्फ फी लेते हैं, बाकी मेरा पर्सनल एडवोकेट फीस नहीं लेते। अब क्योंकि ये आपकी एक्सपर्टी है, ठीक है, बीइंग एन एडवोकेट, और खासकर क्रिमिनल केसेस में आज महिलाएं नहीं, पुरुष भी डोमेस्टिक वायलेंस में फंस रहे हैं। हाँ। उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगते हैं जो जेन्युइनली, क्योंकि ये ना फीमेल फैक्टर आ जाता है जहां पे ये मान लिया जाता है कि अगर फीमेल ने कोई रिपोर्ट लिखवा दी तो वही सही होगी, पर हर केस ऐसा नहीं जो होता। हमारे जज बैठे हैं उनको सब पता है। नहीं, उन्हें पता है, लेकिन आपके पास अगर कोई महिला आए तो क्या केस आप इसलिए ले लूंगी क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है, बिना ये जाने कि पहले आप ये कोशिश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वाकई में ये जेन्युइन केस है, तो आप उसका केस लेती हैं कि बस क्योंकि कोई आपके पास आए इसलिए केस ले लोगे? हम लोग इंक्वायरी तो जरूर करते हैं, क्योंकि हमको भी लड़ना है और एक केस तो सालों साल चलती है। तो इतने साल अगर किसी की प्रतिनिधि हम कर रहे हैं कोर्ट में तो उसके बारे में जानकारी तो जरूरी है। और अगर कोई फ्रॉड केस है तो फिर हम लोग उससे थोड़ा दूर ही रहते हैं। हम लोग वैसा फ्रॉड केसेस में हाथ नहीं डालते, जो जेन्युइन है वही उसी के लिए लड़ते हैं। क्राइम से संबंधित आप जनता को किस मतलब अवेयरनेस लेवल पे क्या कर सकती हैं? अभी आजकल क्राइम मतलब ये जो मैंने माइग्रेंट्स का बोला वो ही ज्यादा है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो लड़की लोग का बहुत कुछ केसेस सुनाई दे रहा है। लड़कियां हैं, बच्चे हैं, हाँ, लड़के भी शामिल हैं, छोटे-छोटे बच्चे उसमें इन्वॉल्व आजकल बच्चे लोग का ही ज्यादा, मुझे बड़ों से ज्यादा बच्चे लोग का ये है। तो मैं अवेयरनेस ऐसे ही करना चाहूंगी कि मतलब अभी पेरेंट्स तो अपने बच्चे का ख्याल रख ही रहे, इसमें मैं कुछ एडवाइस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इसीलिए मेरा थोड़ा एजेंडा है कि मेरे को वो पुलिस वेरिफिकेशन और सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट करना है। तो इसीलिए मुझे पुलिस स्टेशन में भी सबसे पहले मैं अगर चुन के आती तो वही करना है कि उनका सबका वेरिफिकेशन और एक प्रॉपर सिस्टमैटिक। और जो अभी सोसाइटी में मुझे कल ये भी पता चला कि मतलब एक रूल है कि 90 मीटर्स कॉलेज या स्कूल से टपरीज वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अभी बहुत सारे हमारे वार्ड में ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स है कि कॉलेज के पास में है और उधर ही टपरी है, तो बियर शॉप्स भी है कई जगह पे हमारे वार्ड क्रमांक 1 में। तो वो सब की भी हमको सेफ्टी लेनी है। ये सब अगर मैं चुन के आती हूँ तो ये टपरी, बियर शॉप्स, ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रीमाइसेस में, ये सब हमको बंद करना है।
क्या आप जानते हैं घोड़बंदर रोड पे मल्टीपल ऐसे वाइन शॉप्स हैं और बराबर। उनके जस्ट बाहर निकल के लोग ड्रिंक करते हैं। हाँ पता है, ये तो मैंने समस्या उठाई है। जी। और मतलब उस वो जो कॉम्प्लेक्स है बाजू में, वहां पे मैं जाके भी आई हूँ, उन्होंने मुझे बताया, उनको भी पता है वो किसके है, मुझे भी पता है वो किसके है। तो किसके हैं ये तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल Yes. पावरफुल लोगों के हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि इसको हटाना जब तक हम अथॉरिटी में आते नहीं, अगर मैं चुन के आती हूँ तो पुलिसों को मेरा सुनना ही है। अगर सामान्य जनता करके मैं जाती हूँ तो पुलिस सुनता नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल प्रेशर आएगा तभी। मतलब आपका कहना कि आपके पास एक पावर रहेगा Yes. तो वो आपकी सुनेंगी, पर आपके ऊपर भी तो पावरफुल लोग बैठे हैं ना जो उनको रोकेंगे, तब क्या नहीं, करेंगे? पर मैं मेरे प्रभाग की प्रतिनिधि हूँ तो उनको तो मेरा सुनना ही है, नहीं तो मेरे पीछे 60,000 वोटर्स है। और मेरा और एक एजेंडा रहेगा कि सीनियर सिटीजन्स और लेडीज के लिए सेफ्टी मेजरमेंट्स देख के मैं यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर बनाने वाली हूँ कि जो हेल्पलाइन नंबर से वो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और मैं या फिर मेरी टीम तुरंत वहाँ पे पहुँच के उनको वो प्रॉब्लम में हेल्प कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बोली। आप जनता को क्या ऐसा मैसेज देना चाहती हैं जिससे समाज सुधर सकता है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे फीमेल हो चाहे मेल पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं जनता को एक ही बोलना चाहती हूँ कि जनता का एक एक वोट बहुत जरूरी है, बहुत कीमती है, जनता के लिए भी और जो सामने कैंडिडेट है उनके लिए भी। जनता को कुछ अच्छा चाहिए बदल या कुछ बुरा चाहिए पहले जैसे ही, तो उनका वोट एक बहुत मायने है। और जो कैंडिडेट्स है मेरे जैसे या जो ऑलरेडी सिटिंग कॉर्पोरेटर्स है उनके लिए भी ये वोट बहुत जरूरी है। तो मैं जनता को यही आह्वान करूंगी कि देखो, आपको पक्ष कोई भी पसंद रहेगा, लेकिन ये जो प्रभाग की जो अभी इलेक्शंस लगी है उसमें आप एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को देख के ही अपना वोट देना कि ये कैंडिडेट हमारा। अभी जो लास्ट टाइम 2017 में इलेक्शंस हुए थे, आज 9 साल बाद इलेक्शंस लगे हैं, तो अभी पता नहीं इसके बाद फिर कितने सालों में लगेंगे। तो आपको वही लोग चाहिए जिन्होंने वार्ड में कुछ नहीं किया है, कि नए लोगों को चांस देके कुछ वार्ड में अच्छी सुधारना करनी है, वार्ड को अच्छा करना है। तो जनता को अवेयरनेस यही करूंगी और बोलूंगी कि प्लीज आपका वोट बहुत जरूरी है, प्लीज सोच समझ के अच्छे लोगों को और नए लोगों को संधि देना। आरती ने बहुत अच्छी बात की है। ये बेहद जरूरी है कि आप लोगों को समझें और नए लोगों को भी एक बार मौका दें, क्योंकि तभी चीजें सुधार हो सकती हैं। नए लोगों को इसलिए भी मौका देना चाहिए क्योंकि एक नई एनर्जी, फ्रेश एनर्जी के साथ आ सकते हैं। आरती, एक बार आप अपने पूरे डिटेल जनता को और दीजिए ताकि वो रजिस्टर कर सके और वोट देते समय आपकी प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए आपको वोट करें या ना करें, वो उनका चॉइस है, फिर भी अपील तो जरूर कीजिए। ठीक है, मेरा नाम एडवोकेट आरती खड़ेगांवकर, मैं राष्ट्रवादी की उम्मीदवार हूँ और घड़ी मेरी निशानी है। तो अभी इस बारी हर वोटर को 4 वोट्स करने हैं, A, B, C और D। मराठी में अ, ब, क, ड। तो C और क में मेरा पहला ही नाम है, एडवोकेट आरती खड़ेगांवकर, और निशानी घड़ी है। मैं मेरे मतदारों को एक ही विनंती करना चाहती हूँ कि प्लीज ये टाइम आप थोड़ा सोच समझ के और वो नए लोगों को संधि दीजिए, यंग लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को संधि दीजिए, यही बोलना चाहती हूँ। और मैं एक खासियत बताना चाहती हूँ कि आज यहाँ पे 30 कैंडिडेट्स है। 30 कैंडिडेट्स में से मैं एक ही कैंडिडेट हूँ जो सोसाइटी में रहने वाली सर्वसाधारण सर्व महिला घर की एक लड़की हूँ। तो प्लीज एक नई लड़की को, आपके घर की लड़की को संधि दीजिएगा। थैंक यू।